हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PHC बाय DC सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के वन्य जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रामसर साइट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमने यूनिट 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के पर्वत, भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश की नदियाँ, फिर हमने मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना, उसके बाद मध्य प्रदेश के वन को डिटेल में कवर करा था। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला लेक्चर आएगा मध्य प्रदेश के चट्टान व खनिज। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के उद्योग, फिर फसल, और फिर लास्ट में हमारा एक आएगा जनगणना। ये 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं। 3-4 टॉपिक के बाद आपकी यूनिट 4 कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आपने जैसे रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन भी आपका हो चुका है। आपको इसके बाद केवल MCQ सॉल्व करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर वन्य जीव क्या होते हैं, वन्य जीव के बारे में बताइए। अब हम वन्य जीव का संरक्षण कर रहे हैं। वन्य जीव यानी वह जीव जो क्या जंगल में निवास करते हैं, उन्हें ही क्या बोलता है, वन्य जीव बोलते हैं। सर अब यहाँ पे एक बात आती है वन्य जीव संरक्षण कि वन्य जीव संरक्षण क्या है। तो जो भी जीव कहाँ पर रहते हैं, वन में रहते हैं, उनके आवास व उनके खाद्य श्रृंखला का क्या करना है, हमें प्रबंधन करना है, ठीक है, या उनका प्रबंधन करना है या उनकी सुरक्षा करना है। उससे ही क्या बोलते हैं, वन्य जीव संरक्षण बोलते हैं। अब देखिए सर, आपने बता दिया कि वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, वन्य जीव क्या होता है। तो अब संरक्षण के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले तो याद रखो कि हम संरक्षण क्यों करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, एक फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। सबसे पहले घास आते हैं, फिर रेबिट आता है जो घास को खाता है, फिर रेबिट को खाने वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद शेर आ जाता है, फिर शेर के बाद मानव आ जाते हैं। तो इस प्रकार का ये खाद्य श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहती है। अब मानो यहाँ से वन्य जीव पूरे खत्म हो जाते हैं, तो एक खाद्य श्रृंखला पे क्या होगा, एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी के कारण क्या होता है कि वनों का या वन्य जीव का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। अब संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि सर संरक्षण के लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं कि अधिनियम बना सकते हैं, कुछ यानी कुछ कानून हम बना सकते हैं इनके संरक्षण के लिए। तो भारत सरकार या विश्व के जो भी संगठन होंगे जो वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अधिनियम और कानूनों को बनाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, सर एक हम ऐसा इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनका जो आवासीय क्षेत्र है, क्या है, इनका आवासीय क्षेत्र है, यानी जहाँ पर ये रहते हैं उस क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो सर उनके आवासीय क्षेत्र को आप कैसे संरक्षित करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं, या कोई अभ्यारण्य बना सकते हैं, ठीक है, या कुछ संरक्षण रिजर्व बना सकते हैं, या सामुदायिक रिजर्व बना सकते हैं, या जैसे किसी एक विशेष एनिमल के लिए या विशेष जानवर के लिए, जैसे टाइगर है, टाइगर की संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो उनके संरक्षण के लिए हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे 1973 में जब टाइगरों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिली, तो क्या हुआ, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लेके आया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि हमें जो टाइगर है वर्तमान में उनकी संख्या में क्या करना है, बढ़ाना है, साथ साथ उनका संरक्षण करना है, क्योंकि ये कम हो रहा है। तो समझ में आया, वन्य जीव मैंने बताया जो जंगल में निवास करते हैं, वन्य जीव संरक्षण जो वन में रहते हैं उनका क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। सर कैसे सुरक्षा प्रदान करोगे, तो सर अधिनियम या कानून बना देंगे, या उनके लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे। साथ साथ हम उनके क्या आवासीय क्षेत्र को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक क्षेत्र बना देंगे, उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व कहेंगे, ठीक है। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि सर वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से अभी हमें भारत में अधिनियम देखने को मिलते हैं, आप उस पर बात कीजिए। तो देखिए भारत सरकार ने क्या किया, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आई। कौन, भारत सरकार। उसका उद्देश्य क्या होगा, अधिनियम बना हुआ है, उद्देश्य सीधा होगा कि हमें क्या करना है, वन्य जीवों के आवासों की क्या करना है, रक्षा करना है या सुरक्षा करना है, ठीक है। तो वो जो वन्य जीव अधिनियम जो भारत में 1972 में आया, वो मध्य प्रदेश में 1974 में क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। कब होता है, 1974 में लागू होता है।
अब हम आगे बात करते हैं कि सर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात बता दो, तो इसमें वही लिखा है कि 1972 में जंगली जानवरों पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवास के प्रबंधन, जंगली जानवरों पौधे तथा उनसे बने हुए उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सही है, वही सब कहानी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लेके आए 1972 में। उसका एक ही उद्देश्य था, वनों को संरक्षण करना या वन्य जीवों का संरक्षण, चाहे वह पौधे हों चाहे वह जंगली जानवर हों, उन सब का क्या करना था? संरक्षण करना था। तो ये दिनांक आपको याद रखना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। MPPSC 4 से 5 बार इसे पूछ चुका है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। जैसे आपने आगे बताया कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए आप एक प्राकृतिक आवास बना सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और अभ्यारण्य क्या होता है, आप उसकी बात और बताइए। तो क्या है राष्ट्रीय उद्यान? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रकार का क्या है? संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, जैसे आपका घर है, आपको सुरक्षा में रहना है, तो आपका घर में आपको रख दिया, केंद्र सरकार ने बोल दिया ये घर आपका है, इसमें आपको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो संरक्षित क्षेत्र बना देते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता की आप एक समझ लीजिए कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स, पौधे, फ्लावर्स, ये सब क्या एक स्थल पे लगे होते हैं, उसे ही जैव विविधता बोलते हैं। यानी जैव में बहुत सारी विविधताएं, यानी जैव क्या होगा? प्राकृतिक रूप से जो भी मिलता है, पेड़ पौधे, उन सब में क्या विविधता ही होना क्या होती है? जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा बनाए गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र होता है। भारत की बात करते हैं, ये जो भी डाटा है पूरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, उससे पूरा डाटा लेके आया हूँ। तो आपको इसमें क्लेश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 105। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी किताबों में 10 देखने को मिलेगा, कहीं 12 देखने को मिलेगा, पर आपको याद रखना है वर्तमान में कितने हैं? कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो अभ्यारण्य भी क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा इनकी क्या होती है? क्षेत्रफल कम होता है और यह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रजाति के जानवर का भी हम क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राला मंडल जाइएगा, इंदौर वाले, अब वो क्या है? एक अभ्यारण्य, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है, राज्य सरकार द्वारा उसे बनाया गया है। अब उसमें क्या है कि एक लोमड़ी संरक्षण केंद्र अभी वर्तमान में बन रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या हुआ कि भैया जितनी भी लोमड़ियाँ उनका संरक्षण करना। तो अभ्यारण्य में यही होता है कि एक विशेष जानवर के लिए भी क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 24 क्या है? अभ्यारण्य है। ये भी आपको याद रखना है, ऑफिशियल डाटा है, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, वही सब लिखा हुआ है, विशेष वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। MPPSC में बहुत बार यहाँ से एग्ज़ाम पूछा गया है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या तो आप राष्ट्रीय उद्यान बनाओगे या अभ्यारण्य बनाओगे या कोई सा प्रोजेक्ट चालू करोगे उनको विशेष रूप से संरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट आ रहा है, यानी टाइगर यानी बाघ। ये तो सबको पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए बाघ के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 में क्या लाया जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट भारत में लाया जाता है। ठीक है, ये 1974 में मध्य प्रदेश में लागू होता है। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, उसमें 1974 में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 अभ्यारण्य में क्या चल रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। कुल मिला के 7 जगह पे क्या चल रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सब गवर्नमेंट डाटा। भी आपको एक और चीज़ नहीं देखने को मिलेगी सर वो वाली किताब में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ और पढ़ा रहे हो तो मैं वो भी बताऊंगा। तो पहले 6 राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यहाँ से देखो प्रश्न कैसे घुमा के आएगा। सबसे पहले पूछेगा मध्य प्रदेश में कितने
राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट चला रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 7। फिर पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनों में चलाया जा रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 6। फिर पूछेगा कितने अभ्यारण्यों में चलाया जा रहा है, तो वो क्या होगा? 1। तो ये सब चीज़ें यहीं से क्लियर होंगी, इसलिए आपको याद रखना है। सर हम मध्य प्रदेश में वो 7 जगह बता दी, यहाँ पर क्या चलाया जा रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देखिए बड़ा क्लियर दिख रहा होगा, अच्छा बनाया है। पहला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पन्ना में स्थित है। दूसरा है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी में स्थित है। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में है। चौथा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में है। पांचवा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी में है। छठा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि नर्मदापुरम में है। और 7वां जो है एकमात्र अभ्यारण्य रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। कौन सा है? रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? दमोह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनाया है। देखिए अब हर किताब में क्या लिखा हुआ है, राता पानी भी क्या है? एक हमारा टाइगर संरक्षण या टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है। किसमें? राता पानी में। जब हम WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी की जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसमें राता पानी कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, राता पानी को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसलिए गिनते हैं क्योंकि अधिकतर लोग राता पानी को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्या बताते हैं? हिस्सा बताते हैं, इसलिए उसको गिन लेते हैं। पर आपको याद रखना है राता पानी में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं शामिल है। 2 की रिपोर्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट की है। साथ साथ NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, उसके द्वारा भी भारत में कितने 55 टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं विभिन्न अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। उसके अंतर्गत रानी दुर्गावती है, राता पानी नहीं है। तो आपको याद रखना है, राता पानी को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिएगा। कितनी जगह पर चलाया जा रहा है? 7 जगह पर, जिसमें से एक अभ्यारण्य कौन सा है? रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। ये हाल ही में शामिल हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। सागर और दमोह क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन चुका है। क्या बन चुका है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन चुका है वर्तमान में। क्या? रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ये आपको याद रखना है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश या भारत केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है संरक्षित क्षेत्र। क्यों? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने 11 राष्ट्रीय उद्यान है और 24 अभ्यारण्य है। कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान है, साथ साथ 24 अभ्यारण्य है। 11 राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लेगा, मध्य प्रदेश में कुल कितने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको याद रखना है, डिंडोरी में स्थित घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और धार में स्थित डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि जीवाश्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। मैंने आपको क्या बता दिए? राष्ट्रीय उद्यान के नाम बता दीजिए। अब हम आगे क्या करते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में जानते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप सबकी लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखो, यहाँ पर है श्योपुर। ठीक है, श्योपुर में हमें देखने को मिलेगा कौन सा? पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। जब हम यहाँ पर आएंगे शिवपुरी में, तो शिवपुरी में आपको कौन सा मिलेगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। यहाँ पर है पन्ना, पन्ना में आपको कौन सा मिलेगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आएगा सीधी में, तो सीधी में आपको संजय डुबरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके नीचे आएंगे उमरिया में आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके नीचे आएंगे मंडला में आपको कान्हा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके इधर तरफ आएंगे डिंडोरी में तो आपको घुघुवा जीवाश्म नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। फिर सिवनी में जाएंगे तो सिवनी में आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। फिर आप इधर नर्मदापुरम में आएंगे तो कौन सा मिलेगा? सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा।
फिर भोपाल में जाएंगे तो वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, श्यामला हिल्स पे बना हुआ है। फिर इधर धार में जाएंगे तो धार में आपको जीवाश्म नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखो मैं इसको मैपिंग के थ्रू इसलिए आपको करा रहा हूँ कि ये क्या हो कि आप एक बार इसे मैप पे उतार ले तो आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं इसकी मैपिंग कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिना मैपिंग के मैं पढ़ा सकता हूँ, पर मैं इसका मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आपकी आंखों में छप जाए कि सर ने बताया था यहाँ पर थे, तो लगभग लोकेशन आपको याद रहे, तो आप उसका क्या तुक्का भी लगाओ तो सही लगा दो। अब सर एक यहाँ पर हमें एक प्रश्न आता है, सर पूर्वी तरफ ही हमें ज़्यादा नेशनल पार्क क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ के क्या होते हैं, फॉरेस्ट अधिक घने होते हैं। बताया था साल का वृक्ष मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब आपके एग्जाम में जाएगा कि साल का वृक्ष जो कान्हा नेशनल पार्क में कौन सा वन सर्वाधिक पाया जाता है या कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, तो साल वृक्ष। ऐसे तुक्का लगता है। अब इनमें क्या होता है, अब किताब वाला जैसे एक बार व्यापम ने पूछ लिया था, कोई किताब वाला आएगा अपने में एक फैक्ट बढ़ा देगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान साल वृक्षों के लिए जाना जाता है। तो ये सब लॉजिक है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट कीजिए ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर रटना तो है ही। यहाँ पे मैंने वही लिखा है 6 टाइगर रिजर्व है, 1 चीता अभ्यारण्य है, 2 जीवाश्म पार्क है। तो चीता अभ्यारण्य कौन सा होगा, भारत का एकमात्र चीता अभ्यारण्य पालनपुर कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, श्योपुर में हाल ही में बनाया गया है। अब आगे हम क्या करते हैं, एक एक नेशनल पार्क को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। तो देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश का छोटा सा मैप आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है मंडला डिस्ट्रिक्ट और ये है यहाँ पर है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ क्या है, मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है। पर ये कहाँ पर स्थित है, मंडला जिले में। आपको याद रखना कि ये कहाँ पर स्थित है, मंडला जिले में। आप पूछ लेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में है या दक्षिणी क्षेत्र में है, तो देखने से भी लॉजिक लग जाएगा कि भैया पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, अब बात करते हैं, हमने बात कर ली स्थिति की। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसे 1933 में एक अभ्यारण्य या सेंचुरी के रूप में विकसित किया था। ठीक है, परंतु यहाँ क्या होता है, ये भारत का मैप है। उस टाइम क्या होता था, बारहसिंगा ये वाले क्षेत्र में बहुत पाए जाते थे, पर धीरे धीरे क्या होता है कि बारहसिंगा की तादाद में कमी आ जाती है। तो भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, 1954 में क्या लाया जाता है, बारहसिंगा संरक्षण अधिनियम लाया जाता है। कब, 1954 में। और उसके तहत क्या होता है, कान्हा टाइगर रिजर्व को क्या बनाया जाता है कि भैया कान्हा टाइगर रिजर्व में हम क्या करेंगे, बारहसिंगा का संरक्षण करेंगे। 1954 में जब उसमें क्या चला दिया जाता है, बारहसिंगा वन्य जीव संरक्षण चलाया जाता है, तो उसके बाद 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया जाता है, कान्हा अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, 1933 में वो एक सेंचुरी या अभ्यारण्य था। 1954 में सर यहाँ पर बारहसिंगा संरक्षण केंद्र बनाया जाता है इसे, उसके कारण 1955 में इसको क्या दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। अब आपको दिख रहा है 1955 में, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको 6 टाइगर प्रोजेक्ट बताए थे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो इसी में से एक में कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क में भी 1974 में क्या चलाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट किस में चलाया गया था, तो कान्हा नेशनल पार्क में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके लिए शुभांकर, अब क्या है कि बारहसिंगा क्या था, इसका संरक्षण किया गया था यहाँ पे। तो अभी हाल ही में 2013 या 14 के समथिंग यहाँ पर एक व्यक्ति थे रोहन चक्रवर्ती, इनके द्वारा भूरसिंगा बारहसिंगा की क्या की गई, डिजाइन की गई, जो कि इसका शुभांकर था। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुभांकर जारी करने वाला नेशनल पार्क कोई था, तो वो था कान्हा नेशनल पार्क। ये एग्जाम में पूछा जाता है, सेंट्रल लेवल के MPPSC में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 नदी बहती है, बंजर नदी और हालो नदी। तो इनकी क्या बोलेंगे, बंजर नदी और हालो नदी घाटी किसके अंतर्गत आती है, मेनली कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। मैंने आपको बंजर नदी बताई थी जब हमने नर्मदा नदी पढ़ी थी, तो उससे भी आप लिंक बना सकते हो। यहाँ पर एक श्रवण ताल है, ये भी आपको याद रखना है।
जेम्स फोर्सिथ द्वारा कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स नामक क्या लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं। आगे दूसरा नेशनल पार्क है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान माधवराव सिंधिया के ऊपर इसका नाम रखा हुआ है। किसके ऊपर? माधवराव सिंधिया के नाम के ऊपर माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, जो कि क्या सिंधिया घराने के क्या थे, एक राजकुमार हुआ करते थे, राजा भी हुए। इसे 1958 में क्या बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो यहाँ मध्य प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, तो माधव नेशनल पार्क है। किस जिले में स्थित है, तो शिवपुरी जिले में यह स्थित है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मनिहार नामक एक नदी बहती है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर क्या है, ये आप इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, जॉर्ज केसल किला। क्या है, जॉर्ज केसल किला। जब 1911 के समथिंग, ऐसा कहा जाता है कि 1911 में जेम्स पंचम, जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे। उस दौरान शिवाजी राव सिंधिया द्वारा जॉर्ज केसल किले का क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। अब एग्जाम में पूछेगा जॉर्ज केसल का किला किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपको याद रखना है किसमें है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। फिर यहाँ पर सांख्य सागर झील स्थित है, जो कि रामसर साइट है। यहाँ पर जाधव सागर है। यहाँ पर क्या, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, इसलिए याद रखना है। ये यहाँ पर कुछ कुंड बने हुए आता नहीं है। करधई के जंगल इसी राष्ट्रीय उद्यान में, ये भी आपको याद रखना है। इतने फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या देना है, पीएससी देना है। तो मेन फैक्ट मैंने आपको बताए जो आपको याद आसानी से रह सकते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मेनली बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। बंगाल टाइगर जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये बहुत ही खुंखार और बड़े से दिखते हैं। तो बांधवगढ़ में जो टाइगर हैं वो क्या है, थोड़े बंगाल टाइगर की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बंगाल टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है। एक रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। उससे इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है कि बंगाल टाइगर जैसे ही टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए उसकी तुलना किससे की जाती है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ये याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखिए उमरिया में स्थिति, उमरिया में है। क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। टाइगर प्रोजेक्ट इसमें 1994 में लेके आया गया था, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक बाघ घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि जो यह राष्ट्रीय उद्यान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ है, और यह राष्ट्रीय उद्यान कितनी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एमपीपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, तो आपको याद रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब देखिए अगली बात करते हैं। तो इसके मध्य से चरण गंगा नामक नदी एक बह के जाती है, ये भी आपको याद रखना है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से क्या है, इसकी तुलना की जाती है। यह चार्जर बाघ और चीता के लिए फेमस है। इनके बारे में मैं कहानी बता देता हूँ कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया था कि लगभग जो चीते थे ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ पर चार्जर नामक एक बाघ लाया गया और सीता नाम की एक बाघिन लाई गई। इन दोनों के द्वारा आज इसमें इतनी तादाद कर दी कि सर्वाधिक बाघ घनत्व यहाँ पर है। तो जन्नी इन दोनों को ही कहा जाता है कि वंशज जितने भी पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर के वंशज है वो किसके वंशज है, चार्जर बाघ और सीता बाघिन के क्या है, वंशज है। इसमें गौर पुनर्वास योजना और हाथियों के निवास के लिए विकसित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें कबीर चौरा नामक स्थान है। कबीर चौरा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि कबीरदास जी थे। कबीरदास जी कहाँ पर, मेनली उनका अमरकंटक में रहवास बताया जाता था, तो वहीं उमरिया में भी उनका एक कबीर चौरा नामक एक स्थान बना हुआ है। यहाँ भारत का सबसे पहला हॉट एयर बैलून छोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्या है भारत का, तो भारत का सबसे पहला हॉट एयर बैलून कहाँ पर छोड़ा गया, बांधव राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखो ये मंडला, ये उमरिया है, ये मंडला है। अब क्या हो रहा है
भारत सरकार ने क्या करा कि एक योजना लेके आओ जिसके तहत क्या करो, आप राष्ट्रीय उद्यानों को कनेक्ट करो। तो क्या हुई, जंगल गलियारा योजना लेके आए 1999 में, और जंगल गलियारा योजना के तहत बांधवगढ़ और मंडला टाइगर रिजर्व को क्या जोड़ने की बात कही, ये भी याद आपको रखना है। फिर आगे आइए, आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, पन्ना टाइगर रिजर्व के। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मेनली पन्ना जिले में स्थित है। उसका क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है, पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। इसके मध्य से केन नदी बहती है। कौन सी, केन नदी, जो अपन ने कटनी से निकाली थी, विंध्याचल पर्वत से, राठी तहसील से। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है, इसलिए केन नदी को क्या, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। स्थिति मैंने बता दी पन्ना। स्थापना 1981, 1994 में इसे क्या किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। इसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, इसकी तुलना उस राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है बाघों को देखते हुए। यहाँ पर तलगांव का पठार, हिनौता का पठार, केन नदी घाटी स्थित है, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पेपर में आएगा हिनौता का पठार किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपको याद रखना है किसमें, पन्ना में। फिर आप यहाँ पर रेप्टाइल पार्क है, क्या है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है, यानी जो सरीसृप होते हैं उनके लिए यहाँ पर पार्क बनाया गया है, आपको याद रखना है। इस राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता दिया, केन नदी को आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसे आंवला के लिए मध्य प्रदेश में बात करेंगे, जब हम फसल पढ़ेंगे मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपको कि आंवला के लिए मुख्य रूप से पन्ना जिले को जाना जाता है, इसलिए वही कहानी लिखी है कि क्या आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पांडव और गाथा जलप्रपात है, मैंने आपको नदियों में पढ़ाया था। मध्य प्रदेश का तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से घोषित किया गया है, जिसे 2020 में यूनेस्को में शामिल किया, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। 2019 में इसे सर्वश्रेष्ठ बाघ संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया था। आपको बस इतना याद रखना है कि स्थापना 1981 में होती है। 1994 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाता है। हिनौता का, तलगांव का और केन नदी घाटी इसके अंतर्गत स्थित है। अब आ जाओ संजय डुबरी। तो संजय डुबरी क्या, जब मध्य प्रदेश बना हुआ था, इधर छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता था, मेनली बोला जाता था गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहा जाता था, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। जब 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक हो गया या अलग हो गया, उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान मेनली सीधी जिले में फैला हुआ है, सीधी और सिंगरौली में। स्थापना 1981 में की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट में इसे 2008 में शामिल किया गया, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से पहले जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। वर्तमान में कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क है। इसके अंतर्गत सोन गोपद नदी बहती है, पार्सली रिसोर्ट है। ये सब फैक्ट है, ये आएंगे नहीं आपके पेपर में, इसलिए आपको याद नहीं रखना है। मैंने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का पृथक नहीं हुआ था, उस दौरान इसे क्या कहा जाता था, गुरु घासीदास कहा जाता था, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है। पचमढ़ी जो है बहुत अच्छी जगह है, एक बार जीवन में जाना चाहिए, और जाना अवश्य जाना, क्योंकि जब तक मध्य प्रदेश नहीं घूमोगे तब तक आप विदेश की बिल्कुल मत सोचो। मध्य प्रदेश बहुत सुंदर है, यहाँ पर हर जगह आपको जाना चाहिए। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। स्थापना 1981 में की जाती है। 1999 में इसको किसमें, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। यहाँ पर चूर्णा का मैदान, मड़ई पर्यटन क्षेत्र, पचमढ़ी इसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। जो यहाँ पर चूर्णा का मैदान है, यहाँ चूर्णा का मैदान मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जा सकता है। जब आप कभी भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाओ तो उससे बोलना, भैया हमें चूर्णा का मैदान घुमाओ, आपको बाघ वहीं देखने को मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर महादेव और कालीभीत की पहाड़ी स्थित है। फिर सर्वाधिक मृगों की संख्या यहीं पे है। फिर सर्वाधिक गौर पशु, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए जेम्स फोर्सिस साहब जब क्या हुए, नर्मदापुरम उस टाइम होशंगाबाद घूमते हुए आए, तो जेम्स फोर्सिस ने क्या किया कि पचमढ़ी की खोज की कि पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल है। इनको सबसे पहले जब वो शिकार करने गए थे तो एक बड़ा सा जानवर दिखा, तो उसका नाम क्या था, उसे गोर बोलते थे। क्या बोलते थे, गोर बोलते थे, जो कि उसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन बाइसन। ठीक है, इनने देखा, उसको भी देखा। फिर इन्हीं ने, जेम्स फोर्सिस ने क्या किया,
वहाँ पर इंडियन बाइसन संग्रहालय की स्थापना करी, जिसे वर्तमान में जेम्स फॉर्सिथ इंडियन बाइसन संग्रहालय कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। तवा जलाशय इसी के अंतर्गत आता है। पेपर में अधिकतर आता जाता रहता है कि भैया क्या बाघ घूमता हुआ नजर आया है तवा जलाशय के बगल में। एक और बात याद रखना, देनवा नदी, मैंने देनवा नदी पढ़ाई थी आपको, तवा में आके मिल रही थी। तो ये देनवा नदी क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। अब 7 पहाड़ियों पर ये स्थित है, तो सर्वाधिक जो जलप्रपात है वो भी इसी में पाए जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है सिल्वर फॉल, अधिकतर फॉल हमें पचमढ़ी में देखने को मिलते हैं, इसलिए सर्वाधिक जलप्रपात भी किसमें देखने को मिलेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में स्थित है। ये सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है और मध्य प्रदेश में भी ये स्थित है। मध्य प्रदेश में इसे राजीव गांधी के नाम से आई थिंक जाना जाता है। इसका एक और अन्य नाम है, आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। सबसे पहले आपने बचपन में एक मोगली की कहानी पढ़ी होगी, तो ऐसा कहा जाता है कि मोगली जो था वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में रहता था, तो इसे मोगली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी कोई कोई बोल देता है। इसका पहले एक और नाम था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। इसकी स्थापना 1983 में होती है। 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें काला पहाड़ और पेंच नदी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तोतला डोहो बांध भी मैंने आपको पढ़ाया था, पेंच नदी बना हुआ था, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान है। 2004 से यहाँ पर हर साल मोगली उत्सव बनाया जाता है, MPPSC ने पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे अच्छा फैक्ट, आईने अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, किसमें, मुगल काल में। मुगल काल के दौरान भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का उसमें वर्णन मिलता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर रूडयार्ड किपलिंग द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, द जंगल नामक बुक एक लिखी गई थी। ये आपको फैक्ट है, आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो भोपाल में स्थित है, श्यामला हिल्स में 1983 में स्थापना हुई। इसमें सर्प उद्यान है। देखिए मैंने क्या बताया, रेप्टाइल पार्क बताया, कहाँ पर, पन्ना में, यानी रेंगने वाले कीड़ों के लिए कहाँ पर है, तो वो है पन्ना में। यहाँ पर स्नेक पार्क है, याद रखना, इन दोनों में कन्फ्यूज़न मत होना। यहाँ पर क्या है, स्नेक पार्क है। ISO प्रमाणित है। 2008 में सर्वप्रथम वन्य जीवों को गोद लेने की शुरुआत भी किसी से की गई थी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। इसमें राजा भोज झील इसी के पास है। फर्स्ट नाइट टाइगर सफारी, यानी रात में भी आप वन्य जीव अभ्यारण्य घूम सकते हैं या राष्ट्रीय उद्यान घूम सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। आगे बात करते हैं तो घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क डिंडोरी में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। आपको यही याद रखना है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर डाउफेनेट जीवाश्म पाया जाता है, आपको याद रखना है। पहला जीवाश्म पार्क है मध्य प्रदेश का। फिर डायनासोर जीवाश्म पार्क 2010 में स्थापना होती है, धार जिले में है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, जो कि डायनासोर है उसके अंडों का संरक्षण किया है। जोवट नदी के तट पर है, वो भी याद रखना है। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में स्थित है। 2018 में क्या बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यहाँ पर क्या अफ्रीकी चीते लेके आए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। कौन से अफ्रीकी चीते लेके आए हैं, नामीबिया देश से। यहाँ भारत का पहला चीता अभ्यारण्य है, इसलिए याद रखना है। मैंने बताया था कि पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कूनो नामक नदी बहती है। पालनपुर वहाँ पर गांव है, तो गांव और नदी के नाम को मिलाकर इसका नाम क्या रखा गया है, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश के 11 क्या थे, राष्ट्रीय उद्यान थे, जिसको हमने डिटेल में जाना। अब हम बात करते हैं किसकी, अभ्यारण्य की। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं, 24 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, तो एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुरैना में आपको मिलेगा चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल, और घड़ियाल पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन। तो चंबल अभ्यारण्य वो गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है ये, मुरैना जिले में स्थित है। ग्वालियर में आपको घाटी गांव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। फिर राजगढ़ में आएंगे तो उसे नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, जिसके अंतर्गत क्या है, चिड़ी खो नामक एक जगह है। कौन सी, चिड़ी खो नामक एक जगह है, किसमें है वो, राजगढ़ अभ्यारण्य के स्थित है। फिर मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य है,
जिसमें जो नामीबिया से चीते लाए हैं उसका इसमें संरक्षण करने की बात भी कही जा रही है। गांधी सागर अपन ने डैम देखा था, मंदसौर में चंबल नदी के ऊपर बना हुआ था, तो उसी के बगल में क्या है, गांधी सागर अभ्यारण्य। रतलाम में सेलाना अभ्यारण्य है, सेलाना नाम की एक तहसील थी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। धार में आपको सरदारपुर अभ्यारण्य मिलेगा। फिर इंदौर में आपको राला मंडल मिल जाएगा, मालूम है ना। फिर उसके बाद देवास में आपको ख्यूनी अभ्यारण्य मिल जाएगा। होशंगाबाद में बोरी, पचमढ़ी, मड़ई अभ्यारण्य मिलेगा। रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य और सिंगोरी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। सागर में नोरा देही अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा, नोरा देही। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा, राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि इंदौर में स्थित है। दमोह में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य मिल जाएगा, जो कि क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है, दमोह में स्थित है। उमरिया में पनपठा नामक मिलेगा। सिंगरौली में बगदरा मिलेगा। सीधी में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मिलेगा। पन्ना में गंगऊ अभ्यारण्य मिलेगा। छतरपुर में केन अभ्यारण्य मिल जाएगा। निवाड़ी में ओरछा अभ्यारण्य मिल जाएगा। फिर मंडला में फेन अभ्यारण्य मिलेगा। और सिवनी में हाल ही में एक कर्मा झीरी नामक अभ्यारण्य बनाया गया है। कौन सा, कर्मा झीरी अभ्यारण्य 2022 में। कर्मा झीरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, सिवनी में स्थित है। और जुलाई 2022 में इसे क्या बनाया गया था, अभ्यारण्य बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य है, 24 है। और नवीन अभ्यारण्य कौन सा है, तो नवीन अभ्यारण्य आपको याद रखना है कर्मा झीरी, जो सिवनी में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नोरादेही अभ्यारण्य सागर में, सबसे छोटा राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। अब कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य की भी हम बात कर लेते हैं। तो सीहोर में सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य बनने वाला है। सागर में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, हरदा में राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य, खंडवा में मंदाता और सुरमेनिया अभ्यारण्य, फिर इधर अलीराजपुर में कट्ठीबाड़ा अभ्यारण्य और झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य। ये क्या है, कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। तो सर संरक्षित क्षेत्र के बारे में और बता दिए। तो टाइगर प्रोजेक्ट तो अपन ने साथ में देख लिया, 6 राष्ट्रीय उद्यान एक अभ्यारण्य में। तो सोन चिड़िया का कहाँ पर किया जा रहा है, घाटी गाँव ग्वालियर में किया जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार के सोन चिड़िया दिखती है। फिर खरमोर पक्षी का सरदारपुर धार में और सेलाना रतलाम में कुछ इस प्रकार की दिखती है खरमोर चिड़िया। फिर घड़ियाल जिनका मूल लंबा रहता है, केन छतरपुर में, सोन सीधी में और चंबल मुरैना में की जा रही है। गो अभ्यारण्य हमारे यहाँ सुसनेर आगर मालवा में बनाया गया है, जो कि भारत का क्या था, पहला गो अभ्यारण्य था। फिर एक बसामन मामक गो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है रीवा में। तो ये कुछ क्या थे, संरक्षित क्षेत्र थे। अब हम आगे बात करते हैं सर जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जैव विविधता पाई जाती है, यानी क्या होगा कि जो जैविक चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है, उन्हीं क्या बोलते हैं, जैव विविधता स्थल बोलते हैं। तो इनका क्या करना है कि जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर भैया क्या होगा, फूड चेन बहुत अच्छे से मैनेज होती होगी, तो उनका संरक्षण करना जरूरी है। तो इसी के लिए संरक्षित क्षेत्र यूनेस्को घोषित करता है, जो कि मध्य प्रदेश में कुल कितने, 3। पहला है पन्ना जैव आरक्षित स्थल, दूसरा अचान का मार्ग, फिर तीसरा कौन सा है, पचमढ़ी, याद रखना। तो ये पचमढ़ी था, उसे जैव आरक्षित क्षेत्र केंद्र सरकार ने 1999 में घोषित किया और यूनेस्को में उसे 2009 में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है अचान का मार्ग, छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं हमारा है, पर ये मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक के निकट। केंद्र सरकार ने इसे 2005 में जैव विरासत स्थल घोषित किया और यूनेस्को ने इसे 2011 में शामिल कर लिया। फिर पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसे केंद्र सरकार ने 2011 में घोषित किया था और 2020 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया। तो 99 में यूनेस्को में पचमढ़ी में, 2011 में अचान कमार और पन्ना 2020 में। तो ये मध्य प्रदेश के 3 क्या हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट क्या होती है, रामसर साइट आप ऐसे समझ लिए, एक 6 मीटर तक क्या होता है, कीचड़ वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पक्षी ठंड अपने रहवास के लिए आते हैं, अधिकतर टाइम में मौसम के अनुसार। अब उन रहवास क्षेत्र को, पक्षियों के रहवास क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर क्या होती है, रामसर बैठक होती है और उसमें क्या होता है कि इनको क्या होता है, संरक्षित करने की बात की जाती है। उन्हीं के नाम पे क्या रखा जाता है, रामसर इनका नाम रखा जाता है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है, 4 हैं। 2002 में भोजताल, जो कि भोपाल में स्थित है, उसे क्या बनाया गया था,
आपको याद रखना है पहली रामसर साइट बनाई गई थी। उसके बाद आपको याद रखना 27 जुलाई 2022 के दिन सांख्य सागर झील, जो कि कहाँ पर है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, उसे क्या बनाया गया, रामसर साइट बनाई गई। फिर इंदौर में 4 अगस्त के दिन सिरपुर तालाब बनाया गया। फिर 14 अगस्त 2022 के दिन यशवंत सागर तालाब बनाएगा। यशवंत सागर तालाब का याद रखना है, गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है, 4 रामसर साइट है, भोजताल, सांख्य सागर झील, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर लेक। तो ये सब क्या थी, रामसर साइट थी। अब मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पार्क है, जैसे जियोग्राफिकल पार्क, जियो पार्क जबलपुर में एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है, याद रखना, इसलिए बता रहा हूँ कि जियोग्राफिकल या जियो पार्क कहाँ पर खोला गया है, जबलपुर में खोला गया है। तितली पार्क रायसेन में, डायनासोर पार्क धार में, जमुना देवी तितली पार्क धार में। जमुना देवी कौन थी, पहली विपक्ष की नेता थी, वो धार से संबंधित थी, इसलिए जमुना देवी तितली पार्क धार में बनाया गया है। आधुनिक तितली पार्क खंडवा में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ पार्क हो गए। फिर आगे बात करते हैं सर, टाइगर रिपोर्ट और बता दिए 2022 में आई है, तो याद रखना 2022 की जो टाइगर रिपोर्ट थी वो जुलाई 2023 में प्रकाशित की गई। 29 जुलाई के दिन क्या बनाया जाता है, टाइगर डे बनाया जाता है, उसी दिन यहाँ रिपोर्ट पेश की जाती है। तो उसके तहत भारत में 3167 कुल बाघ थे, जिसमें मध्य प्रदेश में 785 टाइगर थे, जो कि सर्वाधिक थे भारत में। इसीलिए मध्य प्रदेश को एक और बार क्या, टाइगर स्टेट कहा गया। ठीक है, 2018 में देखते हैं 526 थे और 2022 में कितने हो जाते हैं, 725 हो जाते हैं। ठीक है, फिर तेंदुआ रिपोर्ट आई फरवरी 2024 में, उसके तहत भारत में 13,874 कुल थे, मध्य प्रदेश में 3,907, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए हो जाते हैं। तो टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश है, तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश है, चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश है। तीन ही के बारे में आपको याद रखना है। अब आगे मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। तो देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से भोपाल में एक डैम है, केरबा डैम, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, गिद्धों का संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य मुरैना, मैंने अभी बताया था, चंबल नदी में डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन दिखाई देती है। टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी IVF सेंटर कहाँ पर खोला गया है, भोपाल में खोला गया है। एमपीपीएससी ने पूछा, इसलिए याद रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र नहीं होगा, अब क्या होगा, मध्य प्रदेश में 4 आर्द्रभूमि या रामसर साइट हो गई। मध्य प्रदेश का, भारत का सबसे छोटा पक्षी फूल चुकी कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। काले हिरण के लिए संरक्षण हेतु शाजापुर में क्या बनाया जा रहा है, एक रिजर्व बनाया जा रहा है। पक्षियों का सर्वेक्षण सबसे पहले पेंच में स्टार्ट हुआ। तो ऐसे सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर याद रखना है। देखो, मैंने क्या शुभांकर बताया था किसमें, कान्हा नेशनल पार्क में। उसी प्रकार जो राता पानी है, कहाँ पर, रायसेन में, उसके द्वारा सबसे पहले क्या लोगो जारी किया गया। ये दुनिया का पहला अभ्यारण्य जिसने क्या किया है, लोगो जारी किया गया है। लोगों में क्या है कि जो भीमबेटका की रॉक्स हैं वो बनी हुई है और उसके आगे क्या बैठा हुआ है, चीता बैठा हुआ है, याद रखना है। सिरपुर तालाब मैंने बता ही दिया, इंदौर में स्थित है। तो ये क्या थे, कुछ हमारे प्रमुख बिंदु थे। इस प्रकार हमने आज मध्य प्रदेश का वन्यजीव को भी पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत हमने क्या, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसर साइट पढ़ाई, जैव विविधता स्थल पढ़ाए, जियो पार्क पढ़ाए, उनकी विशेषता सब पढ़ाई है। अब मैं इसमें लास्ट में आपको 2 प्रश्न देता हूं, जिनका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं। दूसरा है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट हैं। इन दोनों का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला लेक्चर हम मध्य प्रदेश की चट्टान और खनिज को लेकर आ रहे हैं। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, कभी आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप देखिए बार बार, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति 7 से 9 बजे तक हमें भोलाराम मार्ग पे ही देखने को मिल रहा है। कोई पढ़ नहीं रहा है यहाँ पर, कोई सीरियस व्यक्ति हैं। 23 जून, ज़्यादा दिन नहीं है, आज से कितने, 10 और 3 33 दिन आप मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 33 क्यों, 23 ही हो जाएगी। 23 तक वहाँ तक गए तो 30 दिन वो हो जाएंगे, 10 दिन ये, यानी 40 दिन के समथिंग हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। तो 40 दिन में आपको डट से मेहनत करनी है, क्योंकि पोस्ट कम है, तो हमें अच्छे से पढ़ना होगा। अपने दोस्तों के साथ घूमने बिल्कुल ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।